हाय, आई एम चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आप सभी का फाइव हिल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप अपने घरों पर सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आज का लेक्चर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या होता है प्रॉपर्टीज? इट मीन्स बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट होंगे जिनका सॉल्यूशन करने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर्टीज इसके पढ़ लेंगे, अगर इसका स्टडी बेहतर ढंग से कर लेंगे, तो उम्मीद है काफ़ी टफ क्वेश्चंस बहुत इजी वे में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो साथ ही साथ हम बहुत सारे उस लेवल का जेई लेवल के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी उपयोगी और मज़ेदार होगा। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखें, कहीं स्किप करने का प्रयास न करें, और साथ ही साथ कॉपी और पेन को ज़रूर साथ रखेंगे। और जितने भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पर मैं डिस्कस करूंगा, आप एक एक करके उसको नोट भी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है और फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने यहाँ दिख रहा है जो पहला प्रॉपर्टीज है वो कहता है क्या, किसी डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होता है। इट मीन्स हम इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इट मीन्स हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ़ rows and column of a determinant are interchanged, then the value of determinant remains unchanged। इस पूरे को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो यही सेंस निकलेगा, और इसको एग्जाम्पल के द्वारा बेहतर ढंग से समझ लेंगे। जैसे देखा जाए, इसको हम ले लेते हैं क्या, एक पहला जो है 2 3 1 5 एक डिटर्मिनेंट है। अब आप बताओगे सिंपल सा, इसका अगर सॉल्यूशन निकाला जाए तो क्या होगा, क्या होगा बताएंगे। तो क्या होगा, 5 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, और 1 3 जा 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? अब क्या करना है, जब इसके मान ले ए डेल्टा है, अगर डेल्टा डैश निकाल देंगे तो क्या होगा, इसके रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज का सेंस आप समझ रहे हैं कि जो रो होगा वह कॉलम में बदल जाएगा और जो कॉलम होगा वह रो में बदल जाएगा। तो आगे देखोगे जब इसको उस प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे देन क्या होगा, आप बताओ। यहाँ जो 2 3 है वह क्या हो जाएगा, 2 3 रो में है, वह यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 कॉलम में हो गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ 1 5 को हम कॉलम में ले लिए। अब इसका जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 5 जा 10 माइनस क्या होगा 1 3 जा 3 इज इक्वल टू 7। तो आपको यहाँ क्या मिला, हम अगर डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे कहाँ चेंज हुआ है, दोनों का वैल्यू सेम आया है ना। तो इस तरह से वैल्यू डिटर्मिनेंट के वैल्यू नहीं बदलते हैं, है ना जी। अब यहाँ देखेंगे, इसको थोड़ा सा और दूसरा तरीका ले लेते हैं। आप यहाँ देखोगे, जैसे अगर मान लो डेल्टा इज इक्वल टू ABC XYZ और PQR हो, तो बताएंगे इसका जो वैल्यू होगा वह किसके इक्वल होगा। अब यहाँ देखेंगे जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है आपके सामने, इसको आप समझिए और इसको यूज कैसे करेंगे इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे अगर इस तरह के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड करने को कहा जाए तो इट मे बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, बट अगर आप इसके प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप डायरेक्ट इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ कहता क्या है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट वह स्क्यू सिमेट्रिक को फॉलो करे, स्क्यू सिमेट्रिसिटी को फॉलो करे, तब
और उसका जो ऑर्डर हो, उस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर हो वह क्या हो, ऑड हो। ऑड इट मीन्स विषम संख्या, विषम हो तो क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अब आप इसे एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे हम एक डेल्टा का यूज करते हैं और यह डेल्टा जो है, आप देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है और मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 0 -1 3, यहाँ 1 0 4 और देखेंगे यहाँ -3 -4 और 0। आप बताओ कि अगर इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है? आप बता दो, थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बता दो, क्या स्क्यू सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है? कंडीशन भी बता दो फटाफट, क्योंकि इस तरह से क्या हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, पिछले बात का रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ आप बताओ फटाफट, अगर नहीं पता है तो मेरे पिछले लेक्चर को जा कर के आप देखेंगे और मुझे विश्वास है कि देखने के बाद कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इट मीन्स आपको 100% समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट को सीखने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपके लिए एक सजेशन भी है कि अगर आप इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इट मीन्स जब हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए और यही फर्स्ट आपका लेक्चर है, तो इससे पहले आप बाकी लेक्चर को भी देख लें तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और विदाउट कंटिन्यूटी मैथमेटिक्स को पढ़ना थोड़ा सा टफ है। तो आगे देखेंगे, यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, जब a डैश क्या हो जाए, -a के इक्वल हो जाए, या aij इक्वल हो जाए किसके, -aj। तो यही ना दो कंडीशन है। एक ही कंडीशन को दो पार्ट में, दो वे में डिवाइड किया गया है। तो यदि इस कंडीशन को फॉलो करें तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो डिटर्मिनेंट है वह स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू 0 होता है कब, जब उसके ऑर्डर ऑड हो। तो आप बताओ इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, कमेंट करिए फटाफट। तो यह हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनता है। तो इसके ऑर्डर क्या है, 3/3 है। इट मीन्स 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और 3 क्या है, 3 क्या है आप बताओ, ऑड है। तो इस जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या हम डायरेक्ट लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, है ना। देखोगे पहचान कैसे हो जाएगी, तो हम बताए थे, सिमेट्रिसिटी को बताए थे। अगर यहाँ से आप इसके इमेज को देखेंगे तो देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स है उसका जो इमेज बनेगा एक दूसरे के निगेटिव बनेगा। देखेंगे इसका इमेज यहाँ हुआ तो यह अगर एक निगेटिव है तो दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। आप यहाँ देखो यह पॉजिटिव है तो इधर क्या है, निगेटिव है। यहाँ निगेटिव है तो इधर क्या है, पॉजिटिव है ना। तो यह क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ मैट्रिक्स के फॉर्म में। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हुआ। और इसका वैल्यू क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू 0 हुआ। अब चलिए स्टार्ट देख लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा क्या। आप बताइए 0 होगा। आप क्या हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। आप बताए थे किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के कितने तरीका, अगर वह 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू फाइंड करने के 6 वेज है, 6 वेज से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3 जो है रो के अकॉर्डिंग और 3 कॉलम के अकॉर्डिंग। तो आप बताओ किसी रो यानी R1 के रिस्पेक्ट में जब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0। और 0 के साथ आप बताओ इस रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, 0 4 -4 0। फिर यहाँ -1 है, लेकिन आप सिंबल बताए थे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद है। तो यहाँ जो एलिमेंट्स है इसका सिंबल क्या होता है, माइनस होता है। और यह ऑलरेडी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आप बताओ जब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 4 -3 0। अब आगे देखेंगे यह थर्ड एलिमेंट्स क्या है,
थ्री का साइन क्या होगा, थ्री का साइन क्या होगा, तो यह प्लस होता है और प्लस 3। अब इसके हिसाब से आप निकालेंगे तो क्या होगा बताएंगे, 1 0 -3 -4, है ना, आसान। अब देखोगे यहाँ इसका आउटर साइड में जो वैल्यू दिया है वो क्या है, 0 है, और 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और आगे देखोगे फिर इसके बाद इसका कैलकुलेशन करिए, 1 है और यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो क्या होगा, +3 × -4 -0। अब देखो आप बताओ यहाँ क्या मिला हमें, यह तो ख़त्म हो जाएगा। 1 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12, और फिर क्या होगा देखेंगे, यहाँ 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आया कि नहीं, 0 आया ना, 0। तो इतना लंबा काम करने के बाद मतलब कि मेहनत के बाद हमें 0 प्राप्त हुआ, लेकिन यह प्रॉपर्टीज आपको क्या कह रहा है कि जब इसके फॉर्म में आ जाए, एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में आ जाए, तो उसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 कर देंगे, और हमें डायरेक्ट 0। अब आगे से जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इसके वैल्यू को 0 कर लेंगे। इज इट क्लियर, यस और नो, फटाफट बताएंगे, कमेंट करिए यस और नो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है थर्ड जो इसका प्रॉपर्टीज है, इसको देख लीजिए, ध्यान देंगे, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी उपयोगी होगा, और इसके द्वारा भी मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इजीली कर लेंगे। तो कह रहा है इफ़ 2 रोज, ध्यान देंगे, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी शानदार है। इफ़ 2 रोज or column of a determinant be interchanged, then value of determinant numerically unchanged, वाह, but sign changed। क्या कहता है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज का मतलब समझ रहे हैं क्या, फर्स्ट को सेकंड के प्लेस पर किया जाए तो सेकंड को भी फर्स्ट के प्लेस पर कर देना ही इंटरचेंज है, अदला बदली इसको कहा जाता है हिंदी में। तो क्या है ना कि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम को हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। आप देखिए मेरे दोनों हाथों में जो भी वस्तुएं हैं, एक में मार्कर है, एक में रिमोट है। अगर इंटरचेंज की बात होगी तो क्या होगा, इसका ये वाला यहाँ चला आएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा। तो यही तो एग्जाम्पल है, यही तो तरीका है। तो कह रहा है जब किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स न्यूमेरिकली अनचेंज, मतलब संख्यात्मक रूप से, न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं बदलते हैं, बट साइन चेंज। साइन चेंज होने का मतलब अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर एक तरह से 50 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो जब साइन चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो वह उसका वैल्यू क्या होगा, 50 तो होगा, लेकिन उसके साइन बदल जाएंगे। पहले +50 यानी 50 था, अब क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको वेरीफाई करने का हम प्रयास करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट देखिए कितना शानदार। पहले इजी एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, फिर आएंगे इसको एक लेवल पर। तो देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 2 7 1 9। आप देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, और आप, मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग इसका आंसर भी बता देंगे, तुरंत बता देंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को आप निकाल लो, निकालेंगे तो क्या होता है पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, और माइनस क्या होगा, 7 1 जा 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यह टॉपिक, यह कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा हो, अगर कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। और साथ ही अगर मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे, और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस
इसका पूरे इस लेक्चर का पूरा लाभ ले सके, अपने आप में सेल्फिश बनने की आवश्यकता नहीं है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। और इसमें जो चौथा टॉपिक है, कह रहा है क्या? इफ रोज एंड कॉलम, रोज माने गुलाब नहीं समझ लेना, रोज माने गुलाब नहीं है, यहाँ रोज का स्पेलिंग देख लेना, ROWS है, ROAC नहीं है, यहाँ रोज की बात नहीं हो रही है। आप देखो, इफ रोज एंड कॉलम्स आर रोटेटेड इन साइक्लिक ऑर्डर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत शानदार है और काफ़ी काम का है। तो देखेंगे इसका क्या कहता है। कॉन्सेप्ट को ऐसे समझने के लिए एग्जाम्पल अगर ले देते हैं, इलस्ट्रेशन के द्वारा अगर मैं बात बताऊं तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक आपके आंखों में चमक आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो चलिए देखते हैं फटाफट इस टॉपिक पर। देखेंगे एक नया डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं, और नया डिटर्मिनेंट क्या कहता है? यहाँ ले लेते हैं ABC XYZ और PQR। अब बताएंगे कि यह साइक्लिक ऑर्डर में रोटेशन क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर का रोटेशन क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। तो चलिए इसको मैं बता दूं पहले आप लोगों से कि साइक्लिक रोटेशन क्या है। जैसे अगर मान लें A है, यहाँ B है और यहाँ C है। अगर A बदल जाए B में, B बदल जाए C में और C बदल जाए A में, तो देखेंगे यह साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यह इसी रोटेशन को क्या बोलते हैं? साइक्लिक रोटेशन बोलते हैं, है ना सा। अब यहाँ देखेंगे हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? R1 इंटरचेंजेज इनटू R2। R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। पता है आपको, पिछले प्रॉपर्टीज में बताया था। तो आप देखो यह R1 है, यह R2 के जगह पर आएगा, ई वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? XYZ ABC और क्या हुआ? PQR। क्लियर है कि नहीं? अब आप देखोगे हम क्या करेंगे, एक बार परिवर्तन हुआ, अब यहाँ यह A कहाँ के चला आया? X के प्लेस पर। अब यहाँ हम कर लेते हैं क्या? अब एक और काम करते हैं, यह R1 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ अप्लाई क्या करते हैं? देखेंगे R1 इंटरचेंजेज इनटू R3, R1 इंटरचेंजेज इनटू R3। तो R3 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखेंगे PQR। और यहाँ देखेंगे पहले क्या था? ABC अपने जगह पर है तो रखेंगे, और क्या होगा? ABC और XYZ आ गया कहाँ? नीचे आ गया। तो अब आप ध्यान दोगे कि यहाँ पहले माइनस था, एक और माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिकॉज कि हम दो रो को क्या किए? आपस में पुनः इंटरचेंज किए हैं। जैसे इंटरचेंज किए हैं तो क्या हुआ? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ हमें क्या मिला? PQR ABC XYZ मिला कि नहीं मिला? अब आगे देखेंगे, आपको यहाँ जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ABC XYZ और PQR था, तो देखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था आपका? ABC XYZ और PQR, यह आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था। लेकिन जब साइक्लिक रोटेशन हुआ, यहाँ से जब साइक्लिक रोटेशन हुआ तो आपको क्या मिला? साइक्लिक, आफ्टर साइक्लिक रोटेशन देखेंगे यहाँ जो वैल्यू है PQR नीचे आ गया है। देखेंगे ABC सेकेंड प्लेस पर चला गया है, ई वाला थर्ड प्लेस पर चला गया है, ई वाला फर्स्ट प्लेस पर चला गया है कि नहीं चला गया है? तो चला गया है। इसका सेंस ये है, जब किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को साइक्लिक रोटेशन किया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है ना? आसान, बहुत ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, पांचवा प्रॉपर्टीज है, और पांचवा प्रॉपर्टीज को भी हम देखें और इसको समझने का प्रयास करें। तो देखेंगे कह रहा है क्या? इफ टू रोज
और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज आइडेंटिकल। बहुत मस्त है। क्या बोला है? यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तब डिटर्मिनेंट के वैल्यू क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। कितना आसान है, और यह 0 करना आसान होगा ही, बिकॉज देखेंगे डेल्टा बराबर बोला क्या है, 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए? आइडेंटिकल हो जाए। तो आइडेंटिकल हम कैसे? आइडेंटिकल इट मीन्स सेम सेम, इक्वल। अब आगे देखो 1 2 और यहाँ क्या ले लेते हैं 1 2। इट मीन्स देखेंगे यह जो C1 है और C2 है आइडेंटिकल है कि नहीं है? है ना आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का सेंस ये है कि यह और यह दोनों क्या है? सेम सेम है। और सेम सेम होने का मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आप पहले फाइंड करके देखो, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से कभी भी कोई भी डिटर्मिनेंट दे और कहे उसके 2 रो, उसको ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पता चला कि उसके 2 रो या 2 कॉलम क्या हो, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम जब आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे देख लेंगे इसको और दूसरे तरीका से हम ले लेते हैं। जैसे देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू ABC XYZ और ABC। तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 0। बट इसे चाहे कि प्रूफ किया जाए, थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखा जाए क्या यह पॉसिबल है। तो पॉसिबल कैसे है आप आगे देखोगे। अगर हम क्या कर लेते हैं इसमें कुछ अप्लाई करते हैं। अप्लाई ये होगा, अप्लाई करते हैं क्या? R1 इंटरचेंजेज इनटू R3। देखेंगे यहाँ आपको आइडेंटिकल कौन कौन सा मिल रहा है? R1 और R3 आइडेंटिकल मिल रहा है, सेम से मिल रहा है, ABC। तो हम क्या कर लेते हैं? R1 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे इंटरचेंज करेंगे आपको क्या मिलेगा? यह जो इससे पहले का जो हम प्रॉपर्टीज पढ़े उसमें तो पढ़े थे कि 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट न्यूमेरिकली अनचेंज्ड बट साइन चेंज। तो उस तरह से इसके वैल्यू को देखा जाए तो वैल्यू तो नहीं बदलेंगे लेकिन साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट मीन्स वह पॉजिटिव था, अब क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब इस नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? ABC और ये वाला क्या हो जाएगा? XYZ और ऊपर वाला फिर आ जाएगा ABC। अब बताओ यह किसके इक्वल में था? डेल्टा के इक्वल में था और यहाँ माइनस। अब इस टोटल वैल्यू को पुनः हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका क्या सेंस है? डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। अब देखेंगे डेल्टा और इस माइनस डेल्टा को इधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। और क्या होगा? डेल्टा और डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा और 2 डेल्टा। इट मीन्स यह किसके इक्वल होगा? 0। अब फिर क्या है? अब डेल्टा इज इक्वल टू 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 0। यहाँ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? और डेल्टा का जो वैल्यू है यही ना है इसके लिए, यानी इसमें 2 रो क्या थे? आइडेंटिकल थे। 2 कॉलम होगा आइडेंटिकल, तभी ये प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। है ना आसान? तो चलिए इस तरह से काफ़ी जानदार टॉपिक होने वाला है। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है यह भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी मज़ेदार है। कह रहा है 6ठा टॉपिक, कह रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी डिटर्मिनेंट में कह रहा है स्केलर विल बी मल्टीप्लाइड इन एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी स्केलर k से, किसी स्केलर t से, u से, कोई भी स्केलर से अगर उसमें मल्टीप्लाई करना हो तो इसका सेंस ये है कि वह डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में उसे मल्टीप्लाई करेंगे। है ना आसान? जैसा कि आप पढ़े हो मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में, एक कोई मैट्रिक्स है 2 1 4 5 और यहाँ कोई कहे कि उसमें भी स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़े थे 5A फाइंड करना है
इसका सेंस ये है कि 5 से इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 1 4 5 में 5 से यदि मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा 10 5 20 और 25। इसका क्या सेंस है कि उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट अगर यही काम डिटर्मिनेंट में करना हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करेंगे। तो देखेंगे जैसे अगर मान लो डेल्टा इज इक्वल टू कितना है 2 3 1 6 है, बोलिए, और हम एक वैल्यू ले लेते हैं k इज इक्वल टू 2, एक स्केलर 2 ले लेते हैं, तो क्या होगा बताएंगे 2 डेल्टा होगा ना। अब 2 डेल्टा का क्या सेंस है देखेंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 2 3 1 6। अब यहाँ प्रॉपर्टीज का होता है कि यह जो स्केलर 2 है उससे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कह रहा है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के आपके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगर यही डिटर्मिनेंट 3/3 का होता तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के 6 ऑप्शन होते, लेकिन यहाँ 2/2 है तो 4 ऑप्शन होंगे। और चारों को अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या रिजल्ट सेम होगा क्या, आप देखोगे। यहाँ देखेंगे अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, फर्स्ट रो में कर दें, किस में कर देते हैं R1 में, R1 में करें तो क्या होगा 4 6 1 6 होगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आप बता दो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितना होगा बताओ 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 होगा। इस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बताओ, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। और देखेंगे 2 डेल्टा यानी 9 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब देखो इसको थोड़ा दूसरे वे में देख लेते हैं। अब हम करते क्या हैं, कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसी 2 को हमने क्या किया, R1 में मल्टीप्लाई किया, अब हम C2 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो C2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो देखेंगे C2 आपका यही ना है, इसमें कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इस वेरीफाई कर रहे हैं क्या, किसी रो या किसी कॉलम में करने के बाद यह रिजल्ट सेम देता है कि अलग अलग रिजल्ट देता है। तो थोड़ा सा ट्राई कर लें, मेहनत करिए, मेहनत ही से सफलता मिलती है। इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ तो क्या होगा 2 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, और 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालिए, 24 माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ भी आपको 18 मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से आप किसी रो, या हम देखें C2 में किए हैं, R1 में किए हैं, आपके लिए काम क्या होगा, आप R2 में करेंगे और C1 में करेंगे, करके चेक करेंगे क्या आपके भी रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस तरह से एक और डिटर्मिनेंट हो सकता है 3/3 का। तो इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में क्या होगा थोड़ा देख लेते हैं फटाफट। मान लें डेल्टा इज इक्वल टू ABC XYZ और फिर PQR, और यहाँ K डेल्टा की बात करेगा तो K डेल्टा का मतलब क्या है, हम बताए हैं किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो K से हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, KA KB KC, आपको जिसमें आसान लगे आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको R1 R2 किस में करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आपको जिसमें सहूलियत हो, जिसमें इजी हो आप कर सकते हैं। तो क्या होगा XYZ और फिर क्या होगा PQR, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या किए हैं, इसमें R1 में किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। आपको यहाँ मिल रहा है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू K टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। A कोई मैट्रिक्स है, यहाँ देखेंगे A कोई मैट्रिक्स है जो n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स जो n ऑर्डर का है। अब कह रहा है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ KA
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनांट a। तो इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या यह सही है या गलत है। तो देखेंगे, हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू, आप देखो a b c x y z और हम ले लेते हैं p q r। अब बताओ ये मैट्रिक्स है ना मैट्रिक्स। अब k कोई स्केलर है, तो अब जब k a को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, k a फाइंड करेंगे तो इस k से सभी एलिमेंट्स में होगा। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज़न इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ a जो है क्या है, मैट्रिक्स है, न कि डिटर्मिनांट है। अगर यह डिटर्मिनांट होता तो हम क्या करते, इस k से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते, बट यह क्या है, मैट्रिक्स है, इसीलिए क्या होगा, इस k से सभी रो में होगा मल्टीप्लाई। तो देखेंगे जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, k a k b और क्या हो जाएगा, k c k x k y k z k p k q k r होगा ना, ये मैट्रिक्स रहा। अब इसको जब डिटर्मिनांट में आप एक्सचेंज करोगे तो डिटर्मिनांट ऑफ के ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनांट हो जाएगा, देखेंगे ये तो नहीं रहेगा ना, ये जब के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सबके साथ आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखेंगे जब के ए को फाइंड करेंगे तो यह मैट्रिक्स किस में बदल जाएगा, अब डिटर्मिनांट में बदल जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, के ए के बी के सी के एक्स के वाई के जेड के पी के क्यू के आर। अब आप बताओ, जब यह डिटर्मिनांट है, इसके फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई हुआ है, इट मीन्स हम k को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। सेकेंड रो से भी k को बाहर कर सकते हैं, थर्ड रो से भी k को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आप जाने हो कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो किसी एक ही रो में किया जाता है। जब मल्टीप्लाई किसी एक रो में हो जाएगा तो क्या हम किसी एक रो से हम कॉमन k को नहीं ले सकते हैं, निश्चित रूप से ले सकते हैं। तो आप बताओ, या हम फर्स्ट रो से ले या फर्स्ट कॉलम से ले, सेकंड रो से ले या सेकंड कॉलम से ले, तो बात एक ही होगी। अब यहाँ देखो, इस फर्स्ट रो से अगर k को बाहर निकालते हैं तो एक k हो जाएगा, इस सेकंड रो से एक k को बाहर निकालेंगे तो एक और k हो जाएगा, यहाँ से भी निकालेंगे तो 3 टाइम्स k हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आप देखो जो डिटर्मिनांट है वह क्या है, a b c x y z और p। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन देगा इस ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, मान लें कोई डिटर्मिनांट a है जिसका वैल्यू कितना है, 5 है, और यह जो मैट्रिक्स a है, a का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ a यह 2 ऑर्डर का है। तो अब पूछेगा कि 3 इंटू डिटर्मिनांट 3 इंटू a, डिटर्मिनांट ऑफ 3a इज इक्वल टू कितना। तो आप बताओ यहाँ k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू 3 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग 3 टू द पावर क्या हो, ऑर्डर को ले लेते हैं, यानी n ऑर्डर होता है तो n का वैल्यू यहाँ कितना है 2 इंटू डिटर्मिनांट a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओगे 3 टू द पावर 2 इट मीन्स 9 और डिटर्मिनांट a का वैल्यू कितना है 5 है, तो 9 5 जा 45 आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान, काफ़ी आसान है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देते हैं और अगला टॉपिक होता है इफ़ एनी रो or column of a determinant is the sum of 2 or more elements, then determinant can be expressed as sum or more determinant। बहुत ही मस्त है, बहुत ही आसान है और यह काफ़ी लंबे चौड़े डिटर्मिनांट को के वैल्यू को हम तोड़ करके छोटा करके आसानी से उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन होगा, जैसे देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू दे
ए बी सी एक्स वाई जेड और दे दे ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z। अब देखेंगे यह डिटर्मिनेंट है, इसके वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करना कितना आसान है, थोड़ा सा देख लें, फटाफट देखिए। हम इसको करते क्या हैं, इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। आप इस डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करिए और इसमें कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के सम के रूप में हो तो उस डिटर्मिनेंट को उतने पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो देखेंगे, आप देखो फर्स्ट ये वाला तो सेम है। अब यहाँ जो R3 है, दो एलिमेंट्स का सम है, 2 एलिमेंट्स का सम है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर लेंगे, 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ क्या होगा, कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो ए बी सी, यह क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब इस यहाँ जो सम में है यानी जोड़ के रूप में है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए है, यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, बी है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, सी है, और बीच में क्या है, सभी में प्लस है। तो यहाँ बीच में डिटर्मिनेंट के बीच में क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। और फिर आगे देखेंगे यहाँ जो वैल्यू है ए बी सी है और यह क्या है एक्स वाई जेड है, और यहाँ क्या है, अब देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट इसका क्या है बताएंगे, तो 2x है, 2y है और 2z है। तो ले लेंगे 2x 2y और 2z। आप बताओ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हुआ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो कुछ होगा ही, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्यों 0 होगा, बिकॉज कि R1 और R3 आर आइडेंटिकल। आपको पता है R1 और R3 आइडेंटिकल हो जाए तो उसका मान 0 हो जाएंगे। और फिर आगे देखो, इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे हम, यहाँ R3 से 2 को कॉमन कर लेंगे। अभी कॉमन करना सीखे हैं, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में अगर k से मल्टीप्लाई हो तो उस k को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, या मल्टीप्लाई करना हो तो k से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप उसी का जब यूज करोगे तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, और 2 जैसे बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, ए बी सी, और यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई जेड। आप बताओ ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, आप बताओ फटाफट कमेंट करिए क्यों 0 होगा। क्योंकि R1 R2 और R3 क्या हो गए, आइडेंटिकल यहाँ भी हो गए। इट मीन्स आपको क्या मिला, 0 + 2 × 0 = क्या हुआ, 0 आंसर। तो 0 आया। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 0 ही होगा, कुछ अलग भी वैल्यू होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला वो हमें क्या मिला, 0 मिला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट मीन्स हमें क्या मिला, यहाँ देखेंगे जोड़ के रूप में है और सम के रूप में है, तो इस डिटर्मिनेंट को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख दिए हैं। वही काम आप देखो, अगर अलग अलग है तो हम चाहें तो एक डिटर्मिनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना आसान। चलिए आगे देख लेते हैं। यह काफ़ी मस्त है, इसका भी यूज़ है। मतलब ये जान लें कि अब से आज के क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे वह सब इसी प्रॉपर्टीज पर ही हैंडल होगा। अगर आप डायरेक्ट करने का प्रयास करोगे तो उलझ करके उसी में सुलझ जाओगे। इट मीन्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए इन जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ पर फोकस कर रहे हैं इसको एकदम चमका लेना है। कोई भी क्वेश्चन देख करके ऐसा ना लगे, इसी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन आसानी से इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे जो 9th नंबर प्रॉपर्टीज़ है वो कह रहा है कि यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंटों के सम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इलस्ट्रेट करते, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे सीखते हैं, जिसमें पहला ले लेते हैं a = 1 0 2 5, और दूसरा हम मैट्रिक्स एक ले लेते हैं 2 2 -1 3 4। आप बताओ हमें क्या करना होगा, पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 1 0 2 5,
b का वैल्यू कितना है 2 - 1 3 4। अब बताओगे इसका वैल्यू कैसे हम फाइंड कर पाएंगे? तो देखेंगे, आपको पता है रो और कॉलम में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई करने का तरीका तो आप सीखे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, अब इतना हर बात को नहीं बताऊँ क्योंकि पीछे बहुत बार डिस्कस हो चुकी है इस टर्म पर। और यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 आप 15 यानी 19 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 20 यानी 18 हो जाएगा। अब आप बताओ, जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इट मीन्स 2 - 1 19 और 18 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा 36 माइनस प्लस 19 तो क्या होगा 5 और फिर हो जाएगा 55 हो गया। आपको यहाँ क्या मिला 55। अब अलग अलग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आप बताओ। ए का डिटर्मिनेंट का सेंस क्या है, तो देखेंगे 1 0 2 5 तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 5 - 0 = 5 हुआ। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी = कितना, तो बी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करिए और मिलेगा क्या 2 - 1 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 और माइनस प्लस हो जाएगा 3 इट मीन्स 11। सो आप देखो यहाँ, आपको यहाँ बहुत ही आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी = 55 और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 5 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना है आप देखो 11 है, तो इसका वैल्यू भी कितना आया 55 हो गया। तो अब देखो दोनों का वैल्यू बराबर हुआ कि नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड हुआ, है ना आसान। तो इसका सेंस आपको मिल गया इस एग्जाम्पल के द्वारा। आप चाहो तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होगा उसमें आप इसका यूजेज इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन ए इज नॉन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है। जब किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन आप ध्यान रखोगे, सिंगुलर मैट्रिक्स जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, इट मीन्स जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, और एग्जाम्पल जैसे A = हम ले लेते हैं, क्या ऐसे देखते हैं थोड़ा सा। देखेंगे A = एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 2 6। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स है, अब बताओ इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक करिए। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 3 2 6 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 - 6 = क्या आ गया 0 आ गया। और डिटर्मिनेंट यहाँ क्या मिला, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 सो ए इज कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना आसान, सिंगुलर मैट्रिक्स। बट अगर वही कहे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इज नॉन सिंगुलर, इसको क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर भी समझ में आ गया, सिंगुलर भी समझ में आ गया। सिंगुलर कब होता है कमेंट करेंगे, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो सिंगुलर, और जब 0 नहीं हो तो नॉन सिंगुलर होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे
अगला जो टॉपिक है बहुत ही काम का है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हर क्वेश्चन में बहुत ही व्यापक स्तर पर होगा, इसीलिए इसे देखेंगे ही देखेंगे। और इसमें कहता है क्या कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखेंगे कह रहा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जैसे हम यूज करेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट के मान नहीं बदलते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मान कैसे नहीं बदलेगा, इसमें देखेंगे रो के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ कॉलम के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। पहले हम 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। अगर किसी डिटर्मिनेंट में को क्या करें R1 एक्सप्रेस इंटू R1 प्लस 2R2 कर दे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट के वैल्यू नहीं बदलेगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ जिस रो को हम यूज करेंगे वही रोज यहाँ भी डालना होगा। ध्यान देंगे जिस रो का यहाँ यूज करेंगे वही रोज। अगर यहाँ R2 देते तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, R2 होना चाहिए। अगर देखें दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो R2 एक्सप्रेस इंटू R1 पर ही लेते हैं, थोड़ा सा R1 पर लेंगे एक ही पर तो फिर आपको समझ हो जाएगी, फिर आप किसी पर यूज करते चलेंगे। R1 एक्सप्रेस इंटू R1 प्लस 3R2 प्लस 5R3। आप देखो इसका यूज हो गया कि नहीं हो गया। R1 को हम यहाँ लिए, R1 को जस्ट एक्सप्रेस करेंगे R1 फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, R1 ही होगा। जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, न ही इसका मल्टीपल होगा, न ही वो प्लस में होगा, नहीं प्लस में तो होगा लेकिन माइनस में नहीं होगा। आगे देखेंगे उसके बाद R2 और R3 में हम चाहें तो किसी कांस्टेंट K और M से मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा सकते हैं। इट मीन्स अगर K का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऐड होगा और K का वैल्यू निगेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। उसी तरह सिमिलरली M का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऐड होगा और निगेटिव होगा तो माइनस होगा। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। कोई सोचेगा क्या हम ऐसे यूज कर सकते हैं R2 प्लस 5R3, तो नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, मैं शुरू में ही बोला था यह वैल्यू अलग हो जाएगा। मीन्स जब इसका यूज हम करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वह चेंज हो जाएगा। तो R1 यहाँ है, यहाँ मैं बोला था कि यहाँ R1 ही होना चाहिए लेकिन यहाँ क्या दे दिया गया है, R2 को यूज में लाया गया है, इसीलिए इसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। अब आगे देख लेंगे, थोड़ा सा और दूसरे तरीका का यूज करते हैं। कोई ऐसे कहेगा क्या, R1 एक्सप्रेस इंटू 5R1 प्लस R2 प्लस 3R3, क्या इसका यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए भी मैं बताया था कि यहाँ जब R1 है तो यहाँ R1 होना चाहिए, इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और यहाँ मल्टीपल दिया है इसलिए इसका भी यूज नहीं होगा। सिमिलरली आप देखो इस तरह से कॉलम को भी देख सकते हैं। अब यहाँ कोई कहेगा R1, हम यहाँ R2 का जब यूज करेंगे तो R2 एक्सप्रेस इंटू R2 प्लस 3R1 प्लस 5R3 का यूज कर सकते हैं। इसका सेंस ये है कि जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा और इसका मल्टीपल नहीं होगा। बाद में हम बाकी जो बचेगा रिमेनिंग जो रो होंगे उसको हम उसके मल्टीपल का यूज सम या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे R2 है तो यहाँ भी R2 है ना, आसान। तो इसका यूज हम करेंगे। फिर देखेंगे इसी तरह C1 के लिए बात करें, अगर उसी तरह सिमिलरली जैसा यहाँ रो के हिसाब से रो के अकॉर्डिंग में जो रिजल्ट दिया वही रिजल्ट कॉलम के अकॉर्डिंग भी होगा। आप कॉलम को इसके हिसाब से समझेंगे और क्वेश्चन में जब मैं यूज करूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो देखेंगे कॉलम का भी सेम सेंस है, बस यहाँ जो रो के साथ हुआ है वही काम कॉलम के साथ होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको कर लेंगे और इसके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा और देखेंगे। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना ही करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, और यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम प्रॉपर्टीज का यूज करके करने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे फटाफट थोड़ा सा इमेजिन करिए। आप देखो 17, यह जो R3 है
क्या है, R3 और R1 को थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए। तो R3 और R1 को कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि इसका यह मल्टीपल है। देखेंगे 6 से मल्टीप्लाई करिए, 17 6 जा 102, 3 6 जा 18 और 6 6 जा 36 होगा कि नहीं। तो यानी कि यह क्या है, इसका 6 टाइम्स है। तो इस डिटर्मिनेंट से हम फर्स्ट रो से क्या कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम R1 से हम 6 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे 6 को कॉमन लेंगे 6 बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 17 3 और फिर क्या होगा 6 1 3 36 और यह क्या होगा 17 3 6। अब आप बताओ इसका वैल्यू क्या होगा 6। आई तो कट जाएगा, इट मीन्स कटने का मतलब शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, पढ़े हैं ना कि जब आइडेंटिकल हो जाए तो रिजल्ट 0 हो जाता है। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ 0, आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना ही होगा। अगर प्रॉपर्टीज़ आप नहीं सीखे होते तो क्या करते, इसको खोलते, इसको ओपन करते, इसको एक्सपेंड करते और 3 पार्ट में इसका फिर कैलकुलेशन करते, मल्टीप्लाई करके ऐड करते, फिर रिजल्ट आता, लास्टली आपको 0 ही आता। बट यह क्या है कि जैसे हम प्रॉपर्टीज़ को सीख लिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आसान हो गया। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी प्रॉब्लम दिए गए हैं। कह रहा है क्या, इसे हमें दिखाना है कि यह जो LHS है RHS के इक्वल है। प्रूफ करना है, साबित करना है या सो दैट दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, LHS हमारा क्या है, आप देखो LHS के वैल्यू को ले लीजिए। LHS क्या है, A माइनस B माइनस C। यहाँ क्या है 2A फिर क्या है 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C C माइनस A माइनस B। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सोचिए, थिंक। हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और करेंगे। आप देखो इसको R2 को इस R1 के साथ ऐड कर लेंगे। देखेंगे टारगेट हमारा क्या है, टारगेट क्या है A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। इट मीन्स A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C। 3 टाइम्स आएगा। 3 टाइम्स कैसे आएगा, बहुत टाइम्स क्या होगा, इसको हमें क्या करना होगा कि मैक्सिमम बार मतलब कि कॉमन करने का प्रयास करेंगे, उसके फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे यहाँ B माइनस में है, यहाँ 2B को ऐड करेंगे तो B किस में बदल जाएगा, माइनस B और प्लस 2B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा ना। वैसे ही यहाँ C क्या है, माइनस में है, इसको अगर 2C को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, चेंजेज करते हैं किसमें, R1 में। R1 एक्सप्रेस्ड इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखेंगे यहाँ जब मैं R1 का यूज किया हूँ तो यहाँ भी R1 का यूज किया हूँ। बताए थे कि नहीं बताए थे। तो वही उसका यूज जैसे करें तो क्या होगा बताइए, ऐड करोगे तो A प्लस B, देखेंगे इस दोनों को, तीनों को ऐड कर लेंगे एक साथ तो क्या मिलेगा हमें, A प्लस B प्लस C। फिर इसको देखेंगे, इन तीनों को ऐड करके देखिएगा तो यहाँ C निगेटिव है, A निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ C भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, A प्लस B प्लस C मिलेगा। यहाँ देखें 2A 2B 2C, तो देखेंगे C, यहाँ A निगेटिव है, B निगेटिव है, लेकिन यहाँ 2 पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप ऐड करके देख लीजिए ना। यहाँ देखेंगे 2A प्लस 2B प्लस C माइनस A माइनस B। अब क्या है, 2A से A जाएगा तो क्या बचेगा A, 2B से 2B को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा B, और C तो अपने जगह पर है ही, तो वही ना है। सिंपली सा आप तीनों के साथ वही काम करेंगे। इसके बाद क्या मिला हमें, देखेंगे यहाँ मिल रहा था क्या 2B,
यह तो चेंज नहीं हो रहा, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस चेंजेस किस में करने हैं, R1 में करने हैं। R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं, इसीलिए R2 और R3 को वैसे ही रख लेंगे। और यहाँ क्या है 2b, यहाँ क्या मिल रहा है b माइनस c माइनस a, यहाँ क्या मिला 2b, फिर देखेंगे 2c और c माइनस a माइनस b। अब आप बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, कहाँ से, R1 से। R1 से जैसे a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, देखेंगे कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, बाहर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया और बचेगा क्या 1 1 1। फिर आगे देखेंगे यहाँ क्या बचा है 2b b माइनस सी माइनस a, 2b b माइनस सी माइनस ए और यहाँ मिला है 2b। फिर नेक्स्ट यहाँ आते हैं देखते हैं क्या है 2c और 2c c माइनस a माइनस b, यही ना मिला है। अब देखेंगे कितना क्वेश्चन आसान हो गया ये। अब यह 1 है, यह 1 है, यह 1 है, तो अब एक ट्रिक समझ लें आज, और यह ट्रिक हमेशा जब तक डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ डिटर्मिनेंट मिलेगा वहाँ इसका यूज करेंगे ही करेंगे। जब कभी कोई डिटर्मिनेंट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो और उसका सॉल्यूशन करना हो ना, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा होना चाहिए किसी रो या किसी कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो कर लेना। क्या करना, मैक्सिमम एलिमेंट्स को क्या करना, जीरो के तरफ कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे जीरो लाने के क्रम में आपको कभी 1 मिल जाए, 1 मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा, है ना। यानी कि एक ही बार में अगर 0 नहीं आता है तो हम 1 के रास्ते 0 तक पहुंचेंगे। तो देखेंगे हमारा टारगेट इस क्वेश्चन को लेकर के कहाँ था, कहाँ पहुंचना था, 0 के तरफ पहुंचने का प्लान था, लेकिन रास्ता में हमें क्या मिल गया है, 1 1 1 मिल गया है। जब 1 1 1 मिला है तो हम क्या कर लेंगे, इस 1 1 1 को इजीली 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे, आप बताओ। यह क्या है, C2 है, यह क्या है, C3 है। C2 से C1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या होगा, 1 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और C3 से C1 को भी सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये भी 0 हो जाएगा। देखेंगे कितना आसान है। यहाँ अप्लाई क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं C2 एक्सप्रेस इंटू C2 माइनस C1। देखेंगे जोड़ घटाव प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो यहाँ है वही यहाँ लेना होगा। ये बातें समझ में आ रही ना, वो होगा ही होगा। अगर उसमें कोई भी अंतर करते हैं, कोई भी डिफरेंसेस करते हैं तो गलत होगा। देखेंगे C2 यहाँ है तो यहाँ लिया हूँ मैं, और अगेन C3 एक्सप्रेस इंटू C3 माइनस C1। C1 को ही हम C2 और C3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे करेंगे आपका इधर आउटसाइड में A प्लस बी प्लस सी मिला ही मिला है, और जब इधर की बात होगी तो क्या होगा, 1। देखेंगे 1 से 1 जाएगा क्या हो जाएगा, 0। 1 से 1 जाएगा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखेंगे 2b और 2c ये तो रहेगा। इससे जब 2b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, किस में से घटाना है, b माइनस सी माइनस a में से हमें क्या घटाना है, 2b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो b से 2b को ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस b माइनस सी माइनस a। इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या होगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ क्या होगा, 2b से 2b को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 0। फिर देखेंगे 2c है, 2c से 2c को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब यहाँ देखेंगे इससे 2c को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट मीन्स c माइनस a माइनस b से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2c को, c से 2c जाएगा तो क्या बचेगा, c। तो क्या होगा, माइनस a माइनस बी माइनस सी। इसको क्या लिखेंगे, माइनस को अगर आउट साइड में कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब देखिएगा, अब आउटसाइड में आपका क्या है, आउटसाइड में क्या है, तो a b c a प्लस बी प्लस सी है। अब
यहाँ कभी भी किसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को देखेंगे, टारगेट हमारा पूरा हुआ, टारगेट कहाँ तक पहुँचने का था, 0 तक। देखेंगे इसके मैक्सिमम रो, इस रो के किसी रो या कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 कर लिए, यानी 2 एलिमेंट्स 0 हो गए। अब जब इसका वैल्यू हमने निकालना होगा, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड यदि R1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, अगर R1 के रिस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो आउटसाइड में आपका A प्लस B प्लस C होगा ही। उसके बाद 1 को लेंगे, 1, और क्या होगा, इस रो और कॉलम को क्या करेंगे, हटाएंगे और इसको लिख लेंगे तो क्या होगा, माइनस A प्लस B प्लस C 0 0 माइनस A प्लस B प्लस C, ये रहा। उसके बाद हम 0 के साथ लिखेंगे, 0 का साइन निगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, लेकिन इससे अब बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 0 के साथ कुछ भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए उसको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, इसको हटा ही देंगे इधर बाद वाले वैल्यू, क्योंकि 0 के साथ 0 को आउटसाइड में ले करके उसके साथ किसी भी डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ मिला क्या, A प्लस B प्लस C, और साथ ही साथ आप क्या करोगे, यहाँ 1 का भी कोई सेंस नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई, अब यहाँ देखोगे माइनस A प्लस B प्लस C, माइनस A प्लस B प्लस C, इट मीन्स माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 0, और 0 जैसे होगा तो यहाँ क्या मिला, A प्लस B प्लस C इंटू क्या मिला, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर मिला। और देखेंगे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो हमें क्या मिला, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, और यही तो आपका क्या मिला, RHS आपका यही ना है, LHS के बराबर हम क्या ला दिए, RHS ला दिए। तो कितना आसान है, कितना आसान है बताएंगे। प्रॉपर्टीज़ को तो सीखना ही पड़ेगा, विदाउट प्रॉपर्टीज़ अगर इसको कोई कहता, देखेंगे क्वेश्चन है, और कोई कहता कि आप डायरेक्ट इसको क्या करें, ओपन करिए, डायरेक्ट इसे एक्सपेंड करिए और उसका वैल्यू निकालिए, तो सबका हवा निकल जाता है, काफ़ी टफ हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम सब उसी में उलझ जाते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे देखेंगे, एक और प्रॉब्लम आपके सामने है, और इस प्रॉब्लम के बाद देखेंगे, यह भी काफ़ी मस्त प्रॉब्लम है। आप देखें, इसे प्रूफ करना है क्या, कि यह जो रिजल्ट है किसके इक्वल है, AQ के इक्वल है। आप यहाँ सोचिए, थिंक कि यह कितना कॉम्प्लिकेटेड बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करने का प्रयास करें तो क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए बुरा हाल ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और देखेंगे प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके कितना आसानी से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो देखेंगे इसका जो LHS पार्ट है क्या है, A प्लस B, A प्लस B प्लस C है, 2A 3A प्लस 2B, 4A प्लस 3B प्लस 2C है। यहाँ क्या है, 3A 6A प्लस 3B, 10A प्लस 6B प्लस 3C है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या होता है, बताए थे 0 के तरफ पहुँचना, मैक्सिमम किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 करना। तो 0 हम कैसे करेंगे, देखेंगे यह आपका क्या है, A है। अब देखेंगे इस सेकेंड रो से हम इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लें तो 0 हो जाएगा। इसी A का 3 टाइम्स अगर थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी 0 हो जाएगा, काम हमारा आसान हो जाएगा। देखेंगे कितना आसान हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, R2 एक्सप्रेस इंटू R2 माइनस R1 एंड R3 एक्सप्रेस इंटू R3 माइनस R1। आप देखिएगा जो रो, जिस रो का यहाँ यूज किया वही फर्स्ट टाइम है। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, एक गलती आप कर सकते हो, गलती नहीं करना है, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। आप देखो, जैसे अगर R1 और R2 का यूज करते, R2 से R1 को घटा रहे हैं, और देखेंगे ये भी थोड़ा सा मिस हुआ है यहाँ। आप देखेंगे R1 का 2 टाइम्स घटाना है, तभी ना A का 2 टाइम्स 2A होगा, 2A से 2A सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा।
वैसे ही R3 से R1 का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो A का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3A होगा, और 3A से 3A सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखोगे क्या होगा, फटाफट मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। A + B और यहाँ क्या मिला, A + B + C। अब इसका 2 टाइम्स घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स देखेंगे, A का 2 टाइम्स माने 2A, 2A 3A से जाएगा तो क्या होगा A, और देखेंगे B से 2B को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0, खत्म हो जाएगा। देखेंगे A का 2 टाइम्स अगर 2A से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, तो 2A बचेगा। B का 2 टाइम्स घटेगा तो क्या होगा, B बचेगा, और C का 2 टाइम्स घटेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 3 टाइम्स घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका 3 टाइम्स घटाएंगे तो देखेंगे A का 3 टाइम्स कितना हुआ, 3A, और 3A 6A से 3A जाएगा तो क्या होगा, 3A, और 3B से 3B जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखेंगे A का 3 टाइम्स 10A से घटाएंगे तो क्या होगा, 7A, यहाँ क्या होगा 3B, और C का 3 टाइम्स घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यही ना आपके सामने है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसके अलोंग, इसको एक्सपेंडेड कर देते हैं R1 के अलोंग, सॉरी C1 के अलोंग, क्योंकि C1 में मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 है। तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते क्या है, एक्सपेंडेड अलोंग C1। तो C1 का देखेंगे, C1 का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, A है। तो A को अगर हम लिख लें यहाँ बाहर, A को आउटसाइड में लिख लें तो क्या होगा A, और उसके बाद देखेंगे इस रो और कॉलम को हटा देना होगा तो क्या बचेगा, A 2A + B, A 2A + B, और इधर क्या मिला फिर 3A 7A + 3B, 3A 7A + 3B, यही ना मिला, 3A 7A + 3B। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, और निकालेंगे तो क्या होगा, आप देखो यहाँ से भी हम A को सब कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एक बार और काम करते हैं, लिखते हैं क्या, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C1। C1 से जैसे A को कॉमन लेंगे क्या मिलेगा हमें, C1 से A को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपको, यहाँ A, एक और A बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 3 2A + B 7A + 3B। अब देखेंगे A को A से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, A³ हो जाएगा, और इसका डायरेक्ट आप वैल्यू निकालिए। 7A + 3B में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7A + 3B, और देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, घटाना होगा, तो क्या होगा 6A, और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3B। आगे देखेंगे क्या होगा A³ और यहाँ क्या मिला 7A + 3B - 6A - 3B, 3B से 3B कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ A³ 7A से 6A को सब्ट्रैक्ट करेंगे A, और A के पावर 1, इसका क्या सेंस है, सॉरी यहाँ A² होगा ना, A² होगा, और यहाँ A से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिला A³, और A³ क्या मिला RHS। इस तरह से क्या हुआ, इसका आंसर आया। कितना आसान है बताइए। अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं करते, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ ना करते तो सोचिए क्या हाल होता। अब आगे देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और यह JEE 2007 में यह क्वेश्चन आया भी है। इस तरह से देखेंगे उस अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्या उससे यह टफ है या आसान है। तो देखेंगे आप इसे करके ट्राई करेंगे। डेल्टा = D इसको D दिया है, D = क्या है 1 1 1, क्या है 1 1 + x 1, और क्या है 1 1 1 + y, है ना। कितना आसान है। अब हम क्या करते हैं, इसका बताओगे 1 1 1 है तो हमारा प्रयास यही होगा ना कि हम मैक्सिमम को 0 कर देना।
तो मैक्सिमम को 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और R3 से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं क्या, R2 एक्सप्रेस इंटू R2 माइनस R1 एंड R3 एक्सप्रेस इंटू R3 माइनस R1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो D इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, D इज इक्वल टू मिलेगा क्या 1 1 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इससे जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x या क्या होगा 0, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये 0 या क्या रहा y। अब आप बताइए R C1 का C1 रो के C1 के अलोंग एक्सपेंड करिए, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 1 है। अब इस रो और कॉलम को तो हटाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा x 0 0 y। आगे देखेंगे इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, इट मीन्स एक्स वाई आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में एक चीज़ और छूट गया है, यहाँ बोला एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कराते रहूँगा और बहुत मज़ा आएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को तैयार कर लें, स्टडी को स्ट्रॉन्ग बना लें, तो फिर आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपने घरों पर सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त रहें, मैथमेटिक्स को पढ़ते रहें, फाइव व्हील के साथ बने रहें, फाइव व्हील परिवार का आप हिस्सा बने रहें और साथ ही साथ यह लेक्चर अभी दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका मैक्सिमम लाभ ले सकें। जय हिंद।